Hello students, today I am starting a new chapter of our environment of class 7. The chapter is that air. It is the fourth chapter of our environment of class 7 यानी class 7 का ये चौथा chapter है. In this connection, firstly we understand about the atmosphere. मीन्स आल्सो वी कैन से दैट व्हाट इज़ द एटमॉस्फियर. मतलब एटमॉस्फियर क्या है, वायुमंडल क्या है. एन एटमॉस्फियर इज़ ए लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग आवर प्लानट अर्थ. वायु की घनी चादर जो हमारे पृथ्वी को चारों ओर से ढके हुए हैं, दैट इज आल्सो नोन एज द वायुमंडल और एटमॉस्फियर. ऑल लिविंग बींग्स बीइंग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फियर. जितनी भी जीवित, ऑल लिविंग बींग्स मतलब जितने भी जीवित चीज़ें हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, बीइंग्स हैं, ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फियर. वो सब एटमॉस्फियर पे डिपेंडेंट हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी जीवन यापन के लिए. इट इज़ द मॉस ऑफ द एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल. ये है वायु ही है जो तापमान को हमारे पृथ्वी पर रहने लायक बनाए रखती है, यानी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है. नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर, यानी वायुमंडल में किन किन चीज़ों का कंपोजिशन है, इसके बारे में हम समझेंगे. इन द एटमॉस्फियर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फाउंड इन बल्क क्वांटिटी. यानी इसमें दो गैसें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन द लेसर क्वांटिटीज. यानी ये चीज़ें उनके तुलना में कम मात्रा में पाई जाती हैं. कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन. ये चीज़ें कम मात्रा में पाई जाती हैं, यानी ये गैसें कम मात्रा में पाई जाती है. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टिनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर. अब सिर्फ जो हमारे गैसों के साथ सिर्फ गैस ही नहीं है, उनमें और भी टीनी डस्ट यानी छोटे छोटे धूल के कण भी प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं. नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. यानी एयर में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस पाई जाती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन. व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट. यानी जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन गैस जाती है और उसको हम उसी प्रकार निकालते हैं बाहर. नेक्स्ट इस जो मेन जो हमारी गैस है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस है, उसके बारे में जानेंगे. नाइट्रोजन इज़ द इसेंशियल फॉर द प्लांट टू सर्वाइव. नाइट्रोजन प्लांट्स के सर्वाइव के लिए बहुत इसेंशियल यानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, उनके सर्वाइव के लिए, जीवित रहने के लिए, जीवन यापन के लिए. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. यानी वो एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं. कि Bacteria that live in the soil and root of some plant take nitrogen from the air and change its form to so that plant can use it. यानी ये जो नाइट्रोजन है उसको बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उनके रूट के थ्रू प्लांट में पहुंचती है. यानी बैक्टीरिया के थ्रू ये प्लांट में पहुंचती है. इसको आप साइंस में भली बात समझेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है प्लांट्स में, बैक्टीरिया कैसे उसको प्लांट में पहुंचाते हैं. नेक्स्ट इज़ द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. यानी नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है एयर में. ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड दे ब्रीथ. यानी ह्यूमन और जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब लोग ऑक्सीजन एयर से लेते हैं. और उस एयर से ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? ब्रीथिंग के थ्रू, यानी श्वसन क्रिया के द्वारा. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लैनेट प्रोड्यूस ऑक्सीजन. ये जो ग्रीन प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करते हैं. यानी फोटोसिंथेसिस जो होता है ग्रीन प्लैनेट में, उससे ऑक्सीजन निकलती है. इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट. यानी इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन
कैसे कांस्टेंट बनी रहती, कैसे उसका प्रोसेस होता है, कैसे वो प्रोड्यूस होती रहती है और कंज्यूम होती रहती है, दोनों चीज़ें हम इससे समझ सकते हैं फोटोसिंथेसिस से। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड द अनदर इम्पॉर्टेंट गैस, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी दूसरी इम्पॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो हमारे प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, अपने खाने बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं एंड रिलीज द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को वो प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, पैदा करते हैं। ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जस्ट अपोजिट है, प्लांट रिलीज करते हैं ऑक्सीजन और ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ह्यूमन और एनिमल कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द ह्यूमन्स और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू बी अमाउंट यूज द प्लांट्स विच मेक परफेक्ट बैलेंस। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये एक बैलेंस बना रहता है। कैसे, ह्यूमन्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। मीन्स ये एक हमारा प्रकृति में, नेचर में एक बैलेंस, इससे परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है। Here is a pie chart. Through this we can understand the quantity of the different gases in the atmosphere. यानी एटमॉस्फेयर में दूसरे गैसों के साथ किसकी कितनी क्वांटिटी है, इसको हम वायुमंडल की संरचना में समझ सकते हैं। नाइट्रोजन आप यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा वाइट वाला पार्ट ये नाइट्रोजन दिखाता है। इट इज़ द 78%, यानी पूरी वायुमंडल में 78% हमारी नाइट्रोजन है, और अबाउट लगभग 21% ऑक्सीजन की मात्रा है, जो कि आपको ये लाइट ब्लू कलर दिखाई दी जा रही है। साइड में जो आपको ये येलो और ऑरेंज टाइप की पट्टी दिख रही है, इट इज़ सो द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मौजूद है। और ये येलो वाला पार्ट इज आल्सो सो एट द आर्गन गैस दिखा रहा है। अन्य सभी गैसें, बाकी सारी गैसें जो आपको दिख रही हैं, सिर्फ इतनी मात्रा में है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का क्या स्ट्रक्चर है, इसको हम समझेंगे। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। हाउ मेनी लेयर्स, 5 लेयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से स्टार्ट होकर 5 लेयर्स में ये डिवाइड होता है। 5 लेयर्स, दीज आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। फर्स्टली वी अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या है? ट्रोपोस्फियर, दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर, यानी ये एटमॉस्फियर की बहुत महत्वपूर्ण लेयर है। इट एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर एंड द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, यानी जो हम सांस लेते हैं वो एयर इसी ट्रोपोस्फियर यानी इस लेयर में पाई जाती है। In this layer all weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur। इसी लेयर में यानी ट्रोपोस्फियर में ही जितनी भी वेदर से रिलेटेड फिनोमेना है, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे फॉग हो, चाहे हेलस्टॉर्म यानी ओलावृष्टि हो, इसी में ये सारी क्रियाएं घटती हैं। इसको, इस लेयर्स को हम इस पिक्चर से आसानी से समझ सकते हैं। ये आप देखिए ट्रोपोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर वाला एरिया दिखाता है। इट इज 13 किलोमीटर यानी 13 किलोमीटर तक ये जाता है। This layer is also known as the troposphere। ओके, इसी तरीके से स्ट्रक्चर हम बढ़ते चलेंगे। ट्रोपोस्फियर के बाद जो नेक्स्ट है हमारी लेयर, नेक्स्ट इज द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर एबव द स्ट्रेटोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर, यानी ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर की लेयर पाई जाती है। इट एक्सटेंड अप टू हाइट 50 किलोमीटर, यानी ये 50 किलोमीटर तक पाई जाती है, 50 किलोमीटर हाइट। दिस लेयर इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना विच मेक्स द मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। अब चूँकि इस एयर में कोई भी क्लाउड्स नहीं पाए जाते, कोई भी वेदर से रिलेटेड फिनोमेना यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए ये पूरी तरीके से क्लाउड फ्री होती है। तो यहाँ पर ये किस लिए आइडियल है? इट इज़ द फ्लाइंग फॉर एरोप्लेन्स, यानी हवाई जहाज़, ये सारी चीज़ों को उड़ने के लिए ये बहुत आइडियल
लेयर मानी जाती है। इट कंटेन द लेयर ओजोन गैस। इसमें एक और है, ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है, यानी ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। ओके, क्लियर। इसको हम इस पिक्चर से आसानी से समझ सकते हैं कि ये फर्स्टली दिस लेयर इज ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद है स्ट्रेटोस्फियर। ये देखिए, ये 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एरोप्लेन्स, ये पूरी यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लाउड दिखाई दे रहा है आपको, यानी यहाँ पर जितनी फिनोमेना वेदर से रिलेटेड फिनोमेना है यहाँ पर सारी होती हैं, और ये पूरी तरीके से क्लाउड फ्री है, यानी यहाँ पर एरोप्लेन वगैरह यहीं पर उड़ती है। किस लेयर में? ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर सॉरी। क्लियर। आफ्टर स्ट्रेटोस्फियर नेक्स्ट लेयर इज द मेसोस्फियर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर है। इट लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फियर, यानी स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर ये पाई जाती है। इट एक्सटेंड अप टू हाइट 80 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर ऊंचाई तक इसका एक्सटेंशन है। मेट्रियोटिक बर्न ऑफ दिस लेयर ऑन एंटरिंग द स्पेस, यानी स्पेस से इसमें उल्का पिंड घुसने पर जलने लगते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर आप ज़्यादा पाते हैं। इसको आप मेसोस्फियर को आप ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये 80 किलोमीटर तक ये मेसोस्फियर पाई जाती है। दिस इज द मेसोस्फियर। नेक्स्ट इज द आफ्टर द मेसोस्फियर नेक्स्ट लेयर इज द थर्मोस्फियर। Thermosphere. In the thermosphere, temperature rises very rapidly with the increasing height. यानी थर्मोस्फीयर में हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आइनोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ दिस लेयर। इस लेयर में एक और लेयर पाई जाती है, यानी उसको हम आइनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर, यानी 400 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन है। दिस लेयर हेल्प टू रेडियो ट्रांसमिशन, यानी ये लेयर क्या करती है? रेडियो ट्रांसमिशन में हमारी हेल्प करती है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ एंड रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ बाय द लेयर, यानी जो भी रेडियो वेव्स ऊपर जाती हैं इसी लेयर से टकरा करके वापस नीचे आती हैं, जिनको हम ट्यून करके अपने रेडियो में आसानी से सुन सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें, घटनाएं जो ही हैं, ये सारी थर्मोस्फीयर का पार्ट है, यानी रेडियो वेव्स इसी लेयर में पाई जाती हैं। आफ्टर द आप ये इस पिक्चर में थर्मोस्फीयर आराम से देख सकते हैं। इट इज़ आल्सो लाइज अबव ऑन द मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर के ऊपर ये थर्मोस्फीयर की लेयर पाई जाती है। इसके ऊपर जो सबसे ऊपरी भाग है वो है एक्सोस्फीयर, यानी बहिर्मंडल। सबसे लास्ट में यही पाया जाता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। एक्सोस्फीयर द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज एक्सोस्फीयर, यानी एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी परत है, जिसको हम बहिर्मंडल के नाम से भी जानते हैं, एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, यानी यहाँ पर एयर की बहुत पतली परत पाई जाती है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इन द स्पेस एयर, यानी यहाँ सबसे हल्की गैसें जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, यही यहाँ पर तैरती रहती हैं। इन्हीं को फ्लोटिंग आप देख सकते हैं, यानी सबसे हल्की गैसें इस लेयर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज द वेदर एंड क्लाइमेट। अब इसके थ्रू हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द वेदर, व्हाट इज़ द क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है। इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा टेम्परेचर मीन्स व्हाट इज़ द टेम्परेचर। द टेम्परेचर दैट वी फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फियर, यानी हम हर दिन हमको अलग अलग टेम्परेचर एटमॉस्फियर में, वायुमंडल में देखने को या देखते हैं या महसूस करते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर, यानी ये हॉटनेस यानी गर्मी या कोल्डनेस शीतलता ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर, यानी उसका जो डिग्री है हॉटनेस की यानी गर्मी की या शीतलता की डिग्री है उसी को हम टेम्परेचर का नाम देते हैं। द टेम्परेचर चेंजेज बिटवीन डे एंड नाइट सीजन टू सीजन, ये टेम्परेचर
पर डे यानी हर दिन चेंज होता रहता है, दिन का टेम्परेचर कुछ और होगा, रात का टेम्परेचर कुछ और होगा। और इट आल्सो वेरी सीजन टू सीजन, यानी सीजन चेंज होते ही ये फिर वेरी करने लगता है, यानी गर्मियों में टेम्परेचर कुछ और होगा, ठंडियों में कुछ और होगा, बारिश सीजन में कुछ और, सीजन टू सीजन टेम्परेचर कैन वेरी। समर आर हॉटर दैन विंटर, समर जनरली क्या होते हैं हमारे गर्म होते हैं, दैन द विंटर, विंटर से अगर कंपेरिजन करें। इंसोलेशन, it is the also most important factor to maintain the temperature, and important factors that the influence the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth, यानी सोलर एनर्जी जो सूर्य तक हमको मिलता है, यानी सूर्य से आने वाली गर्मी को कौन अवशोषित करता है, हमारी अर्थ, ये अर्थ अवशोषित करती है, यानी ये जो सूर्य की आने वाली गर्मी है, इंसोलेशन है, इससे हमारा टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, यानी इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ने पर ये घटता जाता है, जिसको इंसोलेशन यानी सूर्य तप, इंसोलेशन में सूर्य की जो गर्मी है वो इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाएंगे तो ये घटती जाएगी। Therefore the temperature decrease in the same manner. Temperature in cities is much higher than the village, यानी जो टेम्परेचर जो सिटीज़ का ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू द विलेज, गाँव से। क्यों? द कंक्रीट एंड मेटल्स बिल्डिंग एंड द अल्फास्ट ऑफ द रॉड गेट हीटेड द ड्यूरिंग द डे, जो शहरों में आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं जो कंक्रीट की मेटल्स की बनी होती हैं, वो क्या करती हैं, टेम्परेचर को एब्जॉर्व करती हैं। दिस हीट रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और रात में जब वो ठंडी होती हैं। आल्सो क्राउडेड द राइजेज बिल्डिंग एंड सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज टेम्परेचर द इन द सिटीज़, यानी वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें जैसे पॉल्यूशन है, डिफरेंट टाइप की गैसेज है जो रिलीज़ होती हैं फैक्ट्री से, कारखानों से, इस वजह से आप देखते हैं शहरों का टेम्परेचर ज़्यादा होता है इन द कंपेरिजन ऑफ द विलेज। क्लियर? नेक्स्ट इज द एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर क्या है? एयर का जो वेट है वो जो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, यानी उसका वेट जो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है हमारी सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, दैट इज आल्सो नोन एज द एयर प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर यानी वायु दाब। As we go the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. As we go up the layers, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, हम ऊंचाई पे ऊपर चढ़ें, एटमॉस्फियर यानी वायुमंडल में, द प्रेशर इज फॉल्स रैपिडली, जो ये प्रेशर हमारे धीरे धीरे कम होता जाए, यानी नीचे सबसे ज़्यादा होगा और जैसे जैसे हम ऊपर ऐसे चलेंगे ऊपर वो कम होता जाएगा। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट the sea level and decrease with the height. The air pressure is highest at the sea level. एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा जो देखने को हमको मिलता है कहाँ पर, सी लेवल पे, एंड डिक्रीज विद द हाइट, और हाइट के साथ एयर प्रेशर घटता जाता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ ऐसे बढ़ेंगे एयर प्रेशर कम होता जाएगा। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट गिवन प्लेस। The horizontally the distribution of air pressure is influenced by the temperature by the air in given place. अब ये एयर प्रेशर एक चीज़ पे और डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर की मात्रा यानी क्वांटिटी भी चेंज होती जाती है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई एयर गेट हीटेड एंड राइजेज, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगी, एयर हीटे होगी और वो ऊपर की तरफ उठेगी। दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया, और ये क्या होगा, जब ये ऊपर की तरफ एयर उठेगी इट्स क्रिएट लो प्रेशर एरिया, उस जगह पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर कोल्ड एंड हैवी। अब उस स्थान को, लो प्रेशर को, जो हाई प्रेशर वाला एरिया है, यानी जो ये एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई वेट वेदर इन हैविंग लोअर टेम्परेचर एयर कोल्ड, एंड जो कोल्ड एयर है, हैवी एयर है, वो उसको
फिल करेगी, यानी जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट है इट इज़ फिल बाय द कोल्ड एंड हैवी एयर्स, यानी वो कोल्ड और हैवी एयर्स के द्वारा ये एरिया को भर दिया जाएगा। हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट ए हाई प्रेशर एरिया। जब हैवी एयर क्या होती हैं आपस में एक क्रिएट करती हैं हाई प्रेशर एरिया, जब क्रिएट करती हैं हाई प्रेशर इज द एसोसिएट विद द क्लियर एंड सनी स्काइज। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर क्या किधर मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, यानी हाई प्रेशर अगर यहाँ पर है तो लो प्रेशर की तरफ शिफ्ट होगा, और लो प्रेशर जहाँ पर है वहाँ हाई प्रेशर वाली चीज़ें उधर जाकर शिफ्ट होंगी, यानी ये एक फिनोमेना इस सर्किल के रूप में चलता रहेगा। नेक्स्ट इज द विंड। व्हाट इज़ द विंड, ये समझना हमारे लिए समझ बहुत ज़रूरी है। विंड क्या है, विंड के कितने टाइप्स हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूवमेंट होता है एयर का, दैट इज आल्सो नोन एज द विंड। विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, यानी विंड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 परमानेंट विंड, नंबर 2 सीजनल विंड, नंबर 3 लोकल विंड। अब ये परमानेंट विंड्स क्या हैं? द ट्रेड्स विंड्स वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज or the permanent winds. These blow constantly throughout the year in particular direction, यानी ये पूरे साल एक ही डायरेक्शन में चलती रहती हैं। आप ये इस पिक्चर में आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए, नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स एंड हायर ट्रेड विंड्स, दीज आर आल्सो नोन एज द परमानेंट विंड्स, यानी ये पूरे साल एक ही डायरेक्शन में ऐसे चलती रहती हैं। दीज आर आल्सो नोन एज द परमानेंट विंड्स। Clear? Next is the seasonal wind. These winds changes their direction in different season, यानी डिफरेंट सीजन में उनका सीजनल, इसीलिए इनका नाम ही सीजनल विंड्स। डिफरेंट सीजन में सीजन के हिसाब से इनका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। फॉर द एग्जांपल मानसून इन इंडिया, यानी मानसून, जब मानसून आता है लोग कहते हैं ना मानसून आ गया, तो मानसून इज आल्सो ए सीजनल विंड। मानसून जो है एक सीजनल विंड है जो इंडिया में ये चेंज करता रहता है, यानी सीजन के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। इस पिक्चर से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द लोकल विंड। लोकल विंड मतलब परमानेंट, स्थायी पवनों को बोलते हैं। सीजनल विंड मौसमिक, यानी मौसमी हवाएं, और ये लोकल विंड यानी स्थानीय हवाएं। These blow only during the particular period of the day of a year in a small area, यानी ये कुछ भाग में, यानी कुछ पीरियड तक, साल में के कुछ समय तक एक स्मॉल एरिया में मिलती हैं। एग्जाम्पल लू इन इंडिया, यानी नॉर्दर्न इंडिया में आप देखें, नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स में देखें, लू का बहुत बड़ा प्रकोप पड़ता है। गर्मी में बहुत सारी लोगों की लू से जान चली जाती है। लू इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द लोकल विंड्स। नेक्स्ट इज द मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या है, पहले हम इसको जानेंगे। व्हाट इज द मॉइस्चर? व्हेन वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर्स, यानी जब हम डिफरेंट लैंड से और डिफरेंट वाटर बॉडीज से पानी इवेपोरेट होता है, वाष्पित होता है, दैट इज आल्सो नोन एज द वाटर वेपर। मॉइस्चर इन द एयर नोन एज ह्यूमिडिटी, और जो एयर में मॉइस्चर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। व्हेन एयर इज़ फुल वाटर वेपर वी कॉल इट ए ह्यूमिड डे। जब हम देखते हैं कि एयर में वाटर की मात्रा जो है, वाटर वाष्प की मात्रा ज़्यादा है, तो हम कहते हैं ना आज बहुत ह्यूमिड डे है, आज बहुत उमस वाला दिन है। एज द एयर गेट्स वार्मर इट कैपेसिटी होल्ड वाटर वेपर इंक्रीज एंड सो बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड। जब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो वाटर का वेपराइजेशन है वो तेज़ी से इंक्रीज होता है, वेपर इंक्रीज, सो बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड, और ये और ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड होता चला जाता है। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट कूलिंग, द वाटर वेपर कंडेंस कॉजिंग formation of drops water. When water vapor rises,
जब वाटर वेपर जो है यानी वाष्पन की क्रिया बढ़ती है, इट स्टार्ट कूलिंग, तो वहाँ पे क्या शुरू हो जाता है, कूलिंग शुरू हो जाती है। द वाटर वेपर कंडेंस, अब ये वाटर वेपर क्या होता है, कंडेंस होता है, संघनित होता है, संघनित होकर ये ड्रॉपलेट में फॉर्मेट करता है यानी बूंदों में बदल जाता है। क्लाउड्स और मॉसेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी क्लाउड क्या है, ये डिफरेंट टाइप के जो ड्रॉपलेट्स हैं इन्हीं का इकट्ठा रूप है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं इनको जो इकट्ठा हो जाते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज द क्लाउड्स। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन द एयर, और जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो वो नीचे गिरने लगते हैं यानी फ्लोट इन द एयर्स, दे कम डाउन एंड प्रेसिपिटेशन, और वर्षण की क्रिया शुरू हो जाती है। जब ये ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो वो एयर से नीचे गिरने लगते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज द प्रेसिपिटेशन। इसको हम प्रेसिपिटेशन और वर्षण की क्रिया कहते हैं। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। प्रेसिपिटेशन की क्रिया को ही हम वर्षा कहते हैं, यानी वर्षण की क्रिया जो पानी की बूंदें नीचे आके गिरने लगती हैं लिक्विड फॉर्म में हमारे अर्थ पे, दैट इज आल्सो नोन एज द रेन, यानी वर्षा कहलाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप ऑफ रेनफॉल, द कन्वेंशनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार की रेनफॉल होती है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। टाइप ऑफ रेनफॉल, on the basis of mechanism there is a 3 types of rainfall. Number 1 conventional rainfall, number 2 orographic rainfall, number 3 cyclonic rainfall. Firstly understand the cyclonic rainfall, यानी चक्रवातीय वर्षा, कन्वेंशनल साइक्लोनिक रेनफॉल। सबसे पहले हम देखेंगे कन्वेंशनल साइक्लोनिक रेनफॉल है क्या, इसको हम बोलते हैं चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा में क्या होता है, आप ये देखिए, गर्म होकर के वायु ऊपर उठती, वार्म एयर जो है ऊपर उठती है और ये कोल्ड एयर के साथ मिक्स होकर के वर्षण होती है, दैट इज आल्सो नोन एज द साइक्लोनिक रेनफॉल। ये पिक्चर से आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज द रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसको हम पर्वतीय वर्षा के नाम से भी जानते हैं। पर्वतीय वर्षा में क्या होता है सर, यहाँ सर ये मोस्ट एयर यानी ह्यूमिड जो एयर है हमारी, मोस्ट एयर है, ये यहाँ चलती है और यहाँ पर्वतों से टकराती है। टकराने के बाद यानी ये क्लाउड्स टकराने के बाद बारिश कर देते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज द रिलीफ रेनफॉल और पर्वतीय वर्षा कहलाती है, कहते हैं। नेक्स्ट इज द कन्वेंशनल रेनफॉल, यानी संवहनीय रेनफॉल, संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा में क्या, गर्म, जब मान लीजिए गर्मी अचानक से बढ़ी, नीचे से ये ह्यूमिड एयर ऊपर गई और यहाँ कंडेंस होकर के प्रेसिपिटेशन वर्षण की क्रिया यानी शुरू हो गई, दैट इज आल्सो नोन एज द कन्वेंशनल रेनफॉल। नेक्स्ट, रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेन सभी प्रकार के प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन्स बीइंग सबको जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इट ब्रिंग फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस, यानी ये हमारे अर्थ सरफेस में फ्रेश वाटर लाती है। इफ़ रेनफॉल इज लेस वाटर इज स्कार्सिटी, आप देख रहे हैं कहीं जब कभी भी वर्षा की मात्रा कम होती है, वर्षण कम होता है, तो वाटर स्कार्सिटी यानी पानी की कमी हो जाती है। ड्रॉट अकर यानी सूखा पड़ जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर फ्लड टेक प्लेस, और इसके जस्ट अपोजिट यदि वर्षा की मात्रा ज़्यादा हो जाए, वर्षण की क्रिया ज़्यादा हो जाए, तो क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। ये क्रिया आप जनरली हर साल आपको बाढ़ वाली चीज़ें आसाम में, बिहार में न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में सुनने को देखने को मिलती है कि भारी बारिश से वहाँ पे फ्लड आ गया, बारिश हो गई, और कुछ जगहों पे बारिश नहीं होने से सूखा पड़ गया। तो इस तरीके से दिस चैप्टर इज़ completed. Okay, thank you.